मैं बचपन से शाय किस्म का लड़का था। मैं 6 साल का था पहली बार जब मेरी अम्मी मुझे लेके गई मेरे खाला के घर। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, मना करता तो भी मेरा कोई नहीं सुनता, तो मुझे जाना पड़ा। उनका घर भी मुरादाबाद में ही था, पर हम कभी गए नहीं थे। गए होंगे तो भी मुझे पता नहीं। उस दिन हम वहाँ पे पहुँचे, खाला हमें रिसीव करने बाहर आई, अंदर लेके गई। एक छोटा सा कमरा था, रूम के एक तरफ बेड पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ 2 चेयर पड़े हुए थे। रूम में कोई चीज़ सजा के नहीं रखा गया था, बल्कि पैक किया गया था। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे सामान ना हो, मतलब स्पेस की सही से ऑप्टिमाइजेशन किया गया था। मेरी अम्मी अंदर वाले चेयर पे बैठी और मुझे उस चेयर पे बैठने के लिए चढ़ना पड़ता। मेरे चढ़ने से पहले ही एक लड़की आके मेरा कलाई पकड़ ली। तुम अदनन हो? आंसर देने से पहले मैं अम्मी की तरफ देखा। मेरे डरे हुए एक्सप्रेशन यही पूछ रही थी कि मम्मी ये कौन है। पहली बात, मैं एक साय लड़का था, किसी से नहीं मिलता था। अब एक लड़की मेरे हाथ पकड़ ली थी। मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि उसको आंसर करूं या रोऊं। खाला बोली हाँ बेटा ये अदनान है। अम्मी बोली जाओ बेटा बाहर जाके खेलो। वो मुझे घसीटते हुए ले गई। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 11। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। कहानी जहाँ पे भी आपको दिल छू जाए लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि यूट्यूब आपको हमेशा नोटिफिकेशन भेजता रहे और आप ये स्टोरी मिस ना करो। वो इकरा थी, मेरी खाला की बेटी। वो मुझे बाहर लेके गई। वरेंडा के एक कोने पे 2 बारबी डॉल्स पड़े हुए थे और कुछ डब्बे, मतलब घर के जितने सारे गार्बेज उसकी खिलौना थे। टूथपेस्ट की कवर से लेके पुराना डायरी, प्लास्टिक कप्स, टीन कैन वगैरह वगैरह। मैंने पूछा मैं यहाँ क्या खेलूँगा? तो वो बोली मैं यहाँ घर घर खेल रही हूँ, तुम भी खेलो। तब मैंने मार्क किया कि वो डब्बा सारे स्क्वायर फॉर्मेट में रखे हुए थे, यानी उसको घर बनाया गया था। शुरुआत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, पर कुछ देर बाद मुझे अच्छा लगने लगा। चाय होने के बावजूद भी उसके साथ कंफर्टेबल होने लगा था। अब इतना छोटा लाइफ स्पान में मुझे पहली बार के लिए कोई मिली थी जिसे मैं अपना दोस्त कह सकता था। अब कुछ देर बाद मेरी अम्मी बाहर आई और आवाज़ दी अदनान चलो चलते हैं। मुझे फिर से गुस्सा आया, बिकॉज मुझे इकरा के साथ खेलना था अभी। पर कहाँ मेरी अम्मी सुनने वाली थी। जब अम्मी आने बोली, आने का मन नहीं हुआ। अब जब वापस जाने बोल रही थी तो जाने का मन भी नहीं हो रहा था। खैर उस दिन वापस आ गया, पर मुझे एक दोस्त मिल गई थी। अब भी मैं इंट्रोवर्ट था, पर उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल था। अब हर दिन मैं इसी दिन का इंतज़ार करता कि कब मेरी अम्मी बोलेगी खाला के घर चलते हैं। ऐसे बीच बीच में कई त्यौहार आए, कभी हम उनके घर जाते थे, कभी वो हमारे घर आते थे। हर मुलाकात के बाद हम दोनों और करीब जा रहे थे। अब हम दोनों बड़े हो गए थे। मेरे 12th के एग्ज़ाम्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। इसलिए नहीं कि मैं एक पढ़ाकू था, बल्कि इसलिए कि मेरे 12th एग्ज़ाम के बाद मुझे फ़ोन मिलना था घर में। इकरा के पास पहले से फ़ोन था और इसीलिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था फ़ोन आने का। वो कुछ दिन बड़े एक्साइटमेंट से गुजरे मेरे लिए 2 खुशखबरी थे। एक, अब मेरे पास फ़ोन होगा, मेरा प्राइवेट वाला। दूसरा, मैं अब इकरा से बात कर सकता हूँ जब जी चाहे। अब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं अब्बा को तंग करने लगा कि फ़ोन ला के दो, फ़ोन ला के दो। वो कुछ दिन टाइम लिए, पर ला के ज़रूर दिए। उस दिन शाम का समय था, पापा ऑफिस से आते वक्त लेके आए थे। अब फ़ोन आने के बाद सबसे पहले 2 काम हुए। एक, इकरा की नंबर फ़ोन में सेव हुआ। दूसरा, इकरा को व्हाट्सएप पे मैसेज हुआ। हाँ, बीच में व्हाट्सएप का लॉगिन ज़रूर हुआ था। अब हर 10 सेकंड के बाद व्हाट्सएप खोल के चेक कर रहा हूँ कि वो सीन करी या नहीं करी, सीन करी या नहीं करी। ऐसे ही वेट करते करते 10 बज गए। अम्मी खाने बुलाई, मैं वैसे ही फ़ोन छोड़ के चला गया। अगर फ़ोन लेके जाता तो मम्मी पक्का गाली करती। मैं गया, खाना खाने बैठा, खाना खा रहा था, लेकिन ध्यान पूरा मेरा मोबाइल पे था कि अब पक्का मैसेज कर दी होगी। मैं रिप्लाई देने में लेट तो नहीं हो जाऊँगा, फिर वो ऑफलाइन हो जाएगी तो, और वापस से नहीं आएगी तो। बिना किसी बात के एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों थे मन में। करीब 10:30 बजे सब खाना खा के उठे और मैं जाके चेक किया फ़ौरन, अभी भी सीन नहीं हुआ था। मेरा फिर से मूड ऑफ हो गया। मैं वही मैसेज बॉक्स खोल के बैठा था और सडनली लास्ट सीन ऑनलाइन दिखाने लगा। ऐसा लगा जैसे बंजर ज़मीन पे बारिश हो गया हो। मेरा मायूस चेहरा अब खिलखिलाने लगा था। एक सिंगल टिक से 2 टिक हुआ। मेरा एक्साइटमेंट अब आसमान पे। अब 2 टिक ब्लू कलर के हो गए। दिल के धड़कन तेज़ होने लगा। अब स्टाटस ऑनलाइन से टाइपिंग हो गया था। जिस बंजर ज़मीन पे बारिश हुआ था वो उसमें पेड़ पौधे भी खिलने लग गए थे। फिर एक मैसेज आया, WHO। मैंने लिखा अदनन और एक स्माइली वाला इमोजी भेज दिया। अरे तुम, वो मैसेज करी। उस दिन हम रात के 12 बजे तक बात किए। अगले दिन से रोज़ बात होने लगी।
वो मुझे फ़ोन करके गाना सुनाने बोलती थी, मुझे तंग करती थी, मेरा टांग खींचती थी। मैं कुछ नहीं बोलता था, मुझे अच्छा लगता था उससे बात करना। कुछ दिन ऐसे जाने के बाद हमारा बात होना थोड़ा सा कम हुआ, कभी कभी बात हो नहीं पाता था। फिर भी जब भी बात होता था मैं आसमान में होता था। पर एक चीज़ क्लियर था कि जब बात होती नहीं थी मुझे अच्छा नहीं लगता था। 1 साल बाद ऐसे फिर एक त्यौहार में मिले, बहुत मस्ती किए, वापस आने के बाद फ़ोटो शेयरिंग एंड ऑल। पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। उससे कंफर्टेबल तो था पर मुझ में उतना गट्स नहीं था कि कुछ कन्फेस कर पाऊँ। अब पहली बार के लिए फील हुआ कि इतना इंट्रोवर्ट कैसे हूँ मैं। हर रात को सोचता था बता दूंगा, पर इसी ख्याल में खो जाता था कि वो क्या सोचेगी, कहीं बुरा मान गई तो, बात करना बंद कर दी तो। अब मैं खुद इतना सोच सोच के फ्रस्ट्रेट होने लगा था कि मैं सोचा आज बता ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने टाइप किया इकरा डॉट 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 आई लव यू। मेरे अंदर का अदनान बोला अबे इसे डायरेक्ट कौन प्रपोज करता है। तो मैंने उसको काट दिया और लिखा इकरा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। अंदर से आवाज़ आया अबे क्या कर रहा है, वो पता चल जाएगा उसको। मैंने उसको भी ओमिट कर दिया। फिर लिखा इकरा हम बचपन से दोस्त हैं। और मैं रुक गया। मेरे को लगा प्रपोज कर रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ। ऐसे करते करते उस दिन भी मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। अगले दिन बिना कुछ सोचे आई लव यू टाइप करके भेज दिया। भेजने के 2 ही सेकंड बाद मैं नर्वस होने लगा कि गलत कर दिया यार, अब क्या करूं। तो व्हाट्सएप में डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन भी नहीं होता था। तभी उसकी स्टेटस लास्ट सीन से ऑनलाइन दिखाने लगा। डर की बादल अब छाने लगे थे। तुरंत बाद ब्लू टिक, गला सूखने लगा था मेरा। अब स्टेटस टाइपिंग में आ गया था। ये क्या अदनान, मैसेज आया। मैं लिखने वाला था कि नहीं ये गलती से हो गया। उसको ख़त्म करने से पहले ही एक दूसरा मैसेज आ गया आई नीड सम टाइम टू थिंक। मेरा मूड पूरा स्विंग हो गया। मैं जो लिखा था कि गलती वाला मैसेज उसको मैं फिर से डिलीट कर दिया और लिखा इट्स फाइन। अब थोड़ी सी मेरी जान में जान आ गई थी। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बोझ सा था मन में जो उतर गया। पहली बार के लिए ऐसा लगा जैसे वाकई में इंट्रोवर्ट्स के लिए दिल की बात भी खुल के कहना कितना मुश्किल होता है। ऐसे कुछ दिन गए, वो अभी खुद को टाइम दे रही थी। बीच बीच में हाई हेलो होता था पर ज़्यादा बात नहीं हो पा रहा था। मैं अब भी कन्फ्यूजन में था कि कहीं ना तो नहीं बोल देगी, पर बचपन से दोस्ती थी हमारी, ऐसा कैसे ना बोल सकती है। खुद के साथ ही ऐसे आर्गूमेंट करता रहता था। एक दिन काठगोदाम जाने का प्लान बना। उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में ये जगह बहुत ही खूबसूरत। मुरादाबाद से 4 घंटे का सफ़र है ट्रेन में। हम फैमिलीज मिल के सुबह 4 बजे निकल गए ताकि सुबह जल्दी पहुंच के घूम सकें। वहाँ पे 8 बजे पहुँचे। पास में ब्रेकफास्ट करने के लिए एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था, वहाँ पे गए। वो मेरे पास आई। वो सलवार कमीज़ पहनी हुई थी और एक क्रीम कलर की हिजाब से अपना सर ढकी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतना कि चाँद भी देख के शर्मा जाए। मेरे पास आई और मेरा कलाई पकड़े, वैसे ही जैसे बरसों पहले पकड़ी थी बचपन में। पर इस बार मैं मुड़ की अम्मी को नहीं देखा। वो मुझे इस बार भी घसीटते हुए ले गई और हम दोनों साथ में घूमने चले गए। मैंने कहा वो हमें ढूंढेंगे। वो बोली मैं अम्मी को बता दी हूँ। हमारे एक तरफ आसमान छूते हुए पहाड़ और दूसरी तरफ गहरा खाई, जहाँ से एक छोटा सा नदी बहती जा रही थी। उन वादियों में होना वाकई में बहुत अनोखा था, पर मेरे लिए स्पेशल ये था कि उसका मेरा हाथ पकड़े रखना। वो अभी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ी थी। छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहता था। उसकी वो मुलायम हाथ की स्पर्श मेरे दिल को पिघला दे रहा था। फिर हमारे पीछे हमारे फैमिली में हम लोग और आगे गए, नीचे उतरे, उस नदी के पास गए। वो मुझे पानी की छींटा मारने लगी, पर मुझे ऐसे करने से डर लगा, तो मैं बस उसकी छींटों से बचने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों नदी के किनारे बैठे बहुत कुछ बातें करने लगे। वो बोली आज इतने साल बाद तुम्हारे साथ फिर से इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। मैं अंदर बहुत अच्छा फील करने लगा था। इसे बहुत कुछ बात की। उसके बाद फिर टाइम हो गया था वापस आने का। हम दोनों पत्थर से उतरे और पीछे मुड़ने वाले थे। उसका पैर फिसला और वो नदी में ना गिरी, इसलिए मैंने पीछे से धक्का दिया, जिसके कारण वो बाहर आ गई। पर मैं पानी में चला गया। अभी कुछ सेकंड के लिए हीरो वाला फील तो आया ज़रूर, पर बाय गॉड पानी क्या ठंडा था, लगा जैसे मैं फ्रीज़ हो गया हूँ। मेरी किस्मत अच्छा था कि पानी गहरा नहीं था, वरना मरना तो मेरा पक्का था। मैं भीगा हुआ, पूरा शरीर गीला गीला, ऊपर से ऐसे पहाड़ों में हवा भी ठंडा ही बहता है।
हम दोनों वापस आए, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था चेंज करने के लिए, मुझे वैसे ही वापस आना था। कुछ देर रुकने के बाद मैं बस धूप में सेक रहा था अपने आप को, और धीरे धीरे मेरा बॉडी भी सूखने लगा, और कुछ देर बाद मैं भी उस चीज़ के साथ यूज टू हो गया। फिर लंच के बाद मेरा ड्रेस पूरा सूख गया था, हम बाहर आए, वो बोली थैंक यू, तुम मेरे साथ होना मुझे सिक्योर फील करा रहा है। पहले अच्छा लगता था, अब सेफ भी लगता है। सीन थोड़ा सा इंटीमेट हो गया था, रोमांटिक भी, पर क्या करे, पब्लिक में थे, मेरा मन आसमान में उड़ रहा था, बिकॉज अब उसकी हाँ बोलने की चांसेस बहुत हाई थे। और मुझे ये पता था कि जो एक्सपीरियंस हमने आज किया है उसके बाद वो ना कभी नहीं बोलेगी। कुछ देर बाद वापस लौटे और ट्रेन में हम दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे, पर हिम्मत नहीं हो रहा था पूछने के लिए कि तुम्हें और कितना समय चाहिए, बस करो यार, अब हाँ बोल भी दो। मुझे पता था वो मुझे लाइक करती है, पर अभी तक बोली नहीं थी, तो मुझे लगा शायद भूल गई होगी, और मेरा इतना गट्स नहीं था कि वहाँ पे उसके सामने कुछ बोल सकूँ। तो मैं सोचा घर जाके उसे मैसेज करूँगा, बिकॉज व्हाट्सएप में हिम्मत जुटा पाना थोड़ा सा आसान होता है मेरे लिए। अब मैं बेसब्री से घर जाने का इंतज़ार करने लगा, और रास्ते में आते दौरान जो कुछ ही मैंने देखा उसमें मुझे कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस घर पे था। अब अच्छा लगा तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करके। फ़ौरन मैसेज आया, मुझे भी, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मैंने कहा। वो मैसेज देखी, कुछ देर बाद रिप्लाई दी। नाउ डिस्क्लाइमर, अब उसकी रिप्लाई बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी मैसेज ये आया था कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, आई लव यू टू अदनान। दी एंड, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। पर अगर आपको रियलिटी जानना है तो कुछ देर बाद कोई मैसेज नहीं आया था। मैं मैसेज का इंतज़ार करते करते सो गया था। सुबह उठ के मैं कुछ मैसेज किया, वो फिर से नॉर्मल बात करने लगी, वही हंसी मजाक फिर से चालू होने लग गया। मुझे लगा कि शायद मुझे पूछना नहीं था, वैसे भी तो प्रपोज तो कर ही दिया हूँ, वो अपनी टाइम ले रही है, अगर हाँ बोलना हो तो बोल देगी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक हफ्ते बाद हम दोनों एक शादी में गए थे, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स सब भी आए थे। वहाँ पे वो बहुत नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। मुझे पूछी, वो लड़का तुम्हारा दोस्त है? मैंने कहा हाँ। बोली मुझे उसका नंबर दो ना। मैंने कहा नहीं दूंगा। फिर पता नहीं वो कहाँ से नंबर लाई और उससे बात करने लगी। अब वो मेरे साथ बात नहीं करती है। उस घटने को अब 2 साल बीत चुके हैं। आज भी मैं उसे याद करता हूँ। आज भी उसे याद कर करके रात के 3-4 बजे सोता हूँ। मेरी भाई की शादी में मुलाकात हुआ था उसके साथ। मेहंदी की रस्म में वो मुझे मेहंदी लगाई थी, मैं भी उसे मेहंदी लगाया, पर वो वाली बात थी नहीं। पता नहीं, अधूरा सा लगता है ये कहानी। शायद इंट्रोवर्ट नहीं होता तो एंडिंग अच्छा बन सकता था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अभी आखिर तक देख ही लिया है तो एक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल में अगर बहुत सारे बेहतरीन कहानियाँ हैं, आप उन्हें देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।